स्पेस भी रोता होगा। हां, मतलब एक साइलेंस जो चीखता है। एस्टेरॉयड बेल्ट वही जगह है। लाखों पत्थर टूटे सपनों जैसे बिखरे हुए। कोई एक ग्रह बनना चाहता था पर कभी पैदा ही नहीं हुआ। ट्रेजिक ना, जैसे कोई बच्चा जो जन्म से पहले ही रुक गया। वैज्ञानिक बोलते हैं सिंपल शब्दों में, बस चट्टाने हैं, बस मलबा है। लेकिन दिल के अंदर लगता है ये एक कब्रिस्तान है टूटे ग्रह का। और कभी कभी लगता है ये छोटे छोटे पत्थर एक दूसरे को देखकर रोते हैं, टकराते हैं, जैसे आपस में गुस्सा भी करते हो। और बृहस्पति, हां, मुझे लगता है खलनायक भी है और रक्षक भी। उसने ग्रह बनने नहीं दिया और साथ ही पृथ्वी को बचाया भी। मतलब कोई गार्जियन जो तुम्हें रोकता भी है और प्रोटेक्ट भी करता है। अजीब सा इमोशनल पैराडॉक्स है ये। और कभी कभी मुझे लगता है शायद यहीं से जीवन की कहानी शुरू हुई। एक छोटा सा एस्टेरॉयड पानी या कार्बन लेकर आया और जमीन पर गिरकर एक स्पार्क बन गया जो आज हम और तुम हैं। सोचो, तुम्हारा अस्तित्व एक टूटी हुई बेल्ट के किसी रैंडम पत्थर पर डिपेंड करता था। क्रेजी है ना? और इमोशनल भी। एस्टेरॉयड बेल्ट एक याद दिलाता है कि कभी कभी जो पैदा नहीं हुआ वही दुनिया का सबसे बड़ा टीचर बन जाता है। देखो, एस्टेरॉयड बेल्ट ये जैसे कोई बड़ा सा रिंग है, मतलब टोरस टाइप आकार जो सूरज के चारों तरफ घूम रहा। मंगल और बृहस्पति के बीच का खाली स्पेस, वहीं पर यह बेल्ट बसा हुआ है। यहां बहुत सारे पत्थर, छोटे छोटे ग्रह जैसे, लोग उनको एस्टेरॉयड या माइनर प्लैनेट बोलते हैं, इधर उधर बिखरे पड़े हैं। सब ठोस हैं पर आकार टेढ़े मेढ़े, कोई एक जैसा नहीं। कुछ इतने छोटे जैसे कंकड़, कुछ बड़े मगर फिर भी असली ग्रह जितने नहीं। वैज्ञानिक कहते हैं कि औसतन हर एक एस्टेरॉयड के बीच दूरी लगभग 10 लाख किलोमीटर होती है। सोचो, अगर तुम एक पत्थर पर खड़े हो तो दूसरा पत्थर बहुत बहुत दूर होगा, जैसे स्पेस में अकेलापन। और हां, इसको लोग मुख्य बेल्ट भी कहते हैं क्योंकि सौरमंडल में और भी एस्टेरॉयड की भीड़ है, लेकिन ये वाला सबसे बड़ा, सबसे असली जगह है। एस्टेरॉयड बेल्ट सौरमंडल की सबसे छोटी और सबसे भीतरी परितारकीय सर्कमस्टेलर डिस्क है। सौरमंडल के अन्य क्षेत्रों में छोटे पिंडों की श्रेणियां हैं। नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स, पृथ्वी के पास वाले पिंड, सेंटोर्स, काइपर बेल्ट ऑब्जेक्ट्स, स्कैटर्ड डिस्क ऑब्जेक्ट्स, सैडनॉइड्स और ओर्ट क्लाउड ऑब्जेक्ट्स। मुख्य बेल्ट के लगभग 60% द्रव्यमान 4 सबसे बड़े क्षुद्र ग्रहों सेरेस, वेस्टा, पैलस और हाइजिया में निहित है। एस्टेरॉयड बेल्ट का कुल द्रव्यमान चंद्रमा के द्रव्यमान का लगभग 3% अनुमानित किया गया है। सेरेस, जो एस्टेरॉयड बेल्ट का सबसे बड़ा पिंड है और अकेला ऐसा है जिसे बौना ग्रह कहा जाता है, उसका व्यास लगभग 950 किलोमीटर है। इसके बाद वेस्टा, पैलस और हाइजिया आते हैं, जिनका औसत व्यास 600 किलोमीटर से भी कम है। इनके अलावा यहाँ हजारों लाखों छोटे छोटे टुकड़े मौजूद हैं, जिनका आकार कुछ मीटर तक घट जाता है। एस्टेरॉयड बेल्ट में पदार्थ बहुत ही विरल रूप से फैला हुआ है, इतना कि कई बार बिना चालक अंतरिक्ष यान इस क्षेत्र से गुजर चुके हैं और उन्हें कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि टक्करें नहीं होती। बड़े क्षुद्र ग्रह जब आपस में टकराते हैं तो उनके टुकड़ों से एक नया परिवार बन जाता है। ऐसे परिवार के सदस्य अपनी कक्षाओं और बनावट में काफी हद तक एक जैसे पाए जाते हैं। बेल्ट के अलग अलग क्षुद्र ग्रहों को उनकी सतह से आने वाले स्पेक्ट्रम यानी प्रकाश के आधार पर पहचाना और वर्गीकृत किया जाता है। ज्यादातर क्षुद्र ग्रह 3 प्रकार के होते हैं: कार्बन से भरपूर सी टाइप, चट्टानी एस टाइप और धातु प्रधान एम टाइप। बहुत समय पहले जब सूरज और ग्रह बन ही रहे थे तो उस वक्त गैस और धूल का एक बड़ा बादल था जिसे सौर निहारिका कहते हैं। इस बादल से छोटे छोटे पिंड बनने लगे
जिन्हें प्लैनेटेसिमल्स कहते हैं, ये छोटे बच्चे जैसे थे जो बड़े होकर ग्रह बन सकते थे। लेकिन मंगल और बृहस्पति के बीच एक अजीब खेल हुआ। बृहस्पति इतना बड़ा और ताकतवर है कि उसका गुरुत्वाकर्षण खींचने की शक्ति इन छोटे छोटे पिंडों को चैन से ग्रह बनने नहीं देता। जब भी ये आपस में जुड़ने की कोशिश करते, बृहस्पति का खिंचाव इन्हें ज्यादा तेज कर देता और फिर ये आपस में टकराकर टूट फूट जाते। धीरे धीरे इन टक्करों में लगभग सारा पदार्थ बिखर गया। माना जाता है कि इस बेल्ट का 99% हिस्सा सिर्फ पहले 10 करोड़ सालों में ही गायब हो गया। कुछ टुकड़े आगे चलकर पृथ्वी और दूसरे अंदर वाले ग्रहों तक भी पहुंचे और जब वे टकराए तो उल्का पिंड बन गए। आज भी बृहस्पति चैन से नहीं बैठता। उसका गुरुत्व अब भी इन एस्टेरॉइड्स की कक्षा ऑर्बिट बिगाड़ता है। जब किसी एस्टेरॉइड की घूमने की रफ्तार सूरज के चारों ओर बृहस्पति के साथ तालमेल बिठा लेती है तो उसकी कक्षा हिल जाती है। ऐसे जगहों को हम किरकुट गैप कहते हैं, जहां एस्टेरॉइड्स अपनी पुरानी जगह से हटकर नई राह पकड़ लेते हैं। सोचो कि एस्टेरॉइड बेल्ट एक बड़ा मैदान है जिसमें हजारों लाखों पत्थर खेल रहे हैं। ये पत्थर सूरज के चारों तरफ गोल गोल चक्कर लगाते रहते हैं। अब होना यह चाहिए था कि ये सब पत्थर बराबर बराबर दूरी पर घूमते, लेकिन ऐसा नहीं है। बीच बीच में कुछ जगह खाली दिखाई देती है, जैसे मैदान में गड्ढे या गैप हों। इन्हें ही किर्कवुड गैप कहते हैं। ये गैप क्यों होते हैं? दरअसल इसका कारण बृहस्पति है। वो इतना बड़ा और ताकतवर ग्रह है कि जब कोई एस्टेरॉइड सूरज के चारों ओर उसी समय ताल रिजोनेंस में घूमने लगता है जिस ताल में बृहस्पति घूमता है, तो उसका रास्ता बिगड़ जाता है। यानी अगर एस्टेरॉइड और बृहस्पति की घूमने की गिनती मैच हो जाए तो एस्टेरॉइड अपनी जगह पर टिक नहीं पाता और दूसरी कक्षा में धकेल दिया जाता है। इसीलिए बेल्ट में बीच बीच में खाली जगह नजर आती हैं। सबसे पहले 1866 में एक वैज्ञानिक डैनियल किर्कवुड ने इन गैप्स को नोटिस किया था। उन्होंने यह भी सही सही समझा लिया था कि इनका कारण बृहस्पति का गुरुत्वाकर्षण और उसका ऑर्बिटल रिजोनेंस ही है। एस्टेरॉइड बेल्ट में कुछ जगहें बिल्कुल खाली जैसी लगती हैं, जैसे 2.50 खगोलीय इकाई AU वाली जगह, जहां कोई बड़ा एस्टेरॉइड टिकता ही नहीं। अगर वहां कोई एस्टेरॉइड होता तो वो सूरज के चारों ओर लगभग 3.95 वर्ष में चक्कर लगाता। मतलब क्या हुआ? जब तक बृहस्पति एक चक्कर लगाता, ये छोटा एस्टेरॉइड 3 चक्कर पूरे कर लेता। इसे ही कहते हैं 3:1 रेजोनेंस। ऐसे और भी रेजोनेंस होते हैं जहां एस्टेरॉइड और बृहस्पति की स्पीड या टाइमिंग एक साधारण भिन्न में मैच कर जाती है। अब होता यह है कि मजबूत रेजोनेंस वाले इलाकों से एस्टेरॉइड्स गायब हो जाते हैं और जहां जहां हिस्टोग्राम में स्पाइक्स दिखते हैं वहां आमतौर पर कोई पूरा एस्टेरॉइड परिवार बसा होता है। ज्यादातर किर्कवुड गैप तो सच में लगभग खाली है। ये नेपच्यून के रेजोनेंस या बृहस्पति के 3:2 रेजोनेंस जैसे नहीं है, जहां कुछ पिंड हमेशा के लिए फंस कर टिके रहते हैं। किर्कवुड वाले केस में ऐसा नहीं होता, क्योंकि वहां 2 और बड़े रेजोनेंस, जिन्हें वैज्ञानिक न्यू-5 और न्यू-6 कहते हैं, आपस में टकरा जाते हैं। इससे एस्टेरॉइड्स की कक्षाएं गड़बड़ाकर बहुत ही अराजक हो जाती हैं और फिर वो कुछ ही मिलियन सालों में अपनी जगह छोड़कर ऐसे रास्ते पकड़ लेते हैं जहां वो ग्रहों से टकराने की कगार पर पहुंच जाते हैं। हाँ, 2:1 रेजोनेंस वाले हिस्से में कुछ छोटे सेफ जोन यानी स्टेबल जगह मिलती हैं, पर धीरे धीरे वो भी खाली हो जाती हैं। माना जाता है कि जब बृहस्पति और शनि ज्यादा पास थे और 5:2 रेजोनेंस के करीब थे, तब ये प्रक्रिया और भी तेजी से हुई होगी। वैसे हाल ही में कुछ गिने चुने एस्टेरॉइड्स ऐसे भी मिले हैं जो सच में किर्कवुड गैप के अंदर घूमते हैं, जैसे अलिंडा और ग्रिक्वा ग्रुप। लेकिन उनकी कक्षा भी धीरे धीरे लंबी एक्सेंट्रिक होती जाती है और लाखों करोड़ों साल बाद वो भी बड़े ग्रहों के पास जाकर अपनी पुरानी कक्षा छोड़ देते हैं। इसी वजह से किर्कवुड गैप्स ज्यादातर खाली दिखाई देते हैं।
साल 1596 में महान खगोल शास्त्री जोहान्स केपलर ने अपनी किताब मिस्टीरियम कॉस्मोग्राफिकम में लिखा, मंगल और बृहस्पति के बीच मैं एक ग्रह रखता हूं। मतलब उन्होंने ये भविष्यवाणी की थी कि इन दोनों ग्रहों के बीच कोई एक और ग्रह जरूर होगा। उस समय वो टाइको ब्राहे के डेटा का अध्ययन कर रहे थे। उन्हें लगा कि मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच बहुत बड़ा गैप है, जो उनके अपने मॉडल के हिसाब से अजीब था, यानी वहां कोई न कोई ग्रह होना चाहिए। फिर आगे बढ़ते हैं साल 1766-1766 में। उस समय जोहन डेनियल टिटियस नाम के खगोल शास्त्री ने चार्ल्स बोनेट की किताब कॉन्टेम्पलेशन de la नेचर के जर्मन अनुवाद में एक अनाम फुटनोट लिखा। इस फुटनोट में उन्होंने ग्रहों की दूरी को लेकर एक पैटर्न बताया, जिसे आज हम टिटियस बोडे लॉ कहते हैं। तरीका बड़ा दिलचस्प था। पहले 0 0 से शुरू करो, फिर 3 3, उसके बाद 6 12 24 2 48 और हर बार संख्या को दोगुना करते रहो। अब इन संख्याओं में 4 जोड़ो और फिर 10 से भाग दो। कमाल यह था कि ये गणना ग्रहों की वास्तविक दूरी खगोलीय इकाइयों में से लगभग मैच कर रही थी, लेकिन बीच में मंगल और बृहस्पति 4 की कक्षाओं के बीच एक संख्या खाली निकल रही थी। इसका मतलब हुआ वहां एक ग्रह होना चाहिए। टिटियस ने अपने फुटनोट में लिखा था, क्या प्रभु आर्किटेक्ट ने उस जगह को खाली छोड़ा होगा? बिल्कुल नहीं। और जब विलियम हर्शल ने साल 1781 में यूरेनस की खोज की, तो उसकी कक्षा भी इस नियम से मेल खाती निकली। इससे खगोलविद और भी पक्के हो गए कि मंगल और बृहस्पति के बीच भी कोई ग्रह जरूर होना चाहिए। 1 जनवरी 1801 को सिसिली के पालेर्मो विश्वविद्यालय में खगोल विज्ञान के अध्यक्ष ग्यूसेप पियाजी ने इस पैटर्न द्वारा अनुमानित त्रिज्या वाली कक्षा में एक छोटी घूमती हुई वस्तु की खोज की। उन्होंने इसे सेरेस नाम दिया, जो रोमन देवी सेरेस के नाम पर रखा गया था, जो फसल और सिसिली की संरक्षक थीं। पियाजी ने शुरू में इसे एक धूमकेतु माना था, लेकिन इसके कोमा की कमी से पता चला कि यह एक ग्रह था। इस प्रकार उपरोक्त पैटर्न ने उस समय के सभी 8 ग्रहों बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, सेरेस, बृहस्पति, शनि और यूरेनस की अर्ध दीर्घ अक्षों की भविष्यवाणी की। सेरेस की खोज के साथ साथ फ्रांस जेवियर वॉन जैक के निमंत्रण पर सेलेस्टियल पुलिस नामक 24 खगोलविदों का एक अनौपचारिक समूह बनाया गया था, जिसका उद्देश्य अतिरिक्त ग्रहों को खोजना था। उन्होंने मंगल और बृहस्पति के बीच के क्षेत्र में उनकी तलाश पर ध्यान केंद्रित किया, जहां टाइटियस बोर्ड नियम के अनुसार एक ग्रह होना चाहिए था। करीब 15 महीने बाद खगोल शास्त्री हाइनरिक ऑल्बर्स, जो उस समय सेलेस्टियल पुलिस नाम की टीम के सदस्य थे, ने उसी क्षेत्र में दूसरा पिंड खोजा, पैलस। लेकिन मजेदार बात यह थी कि पहले मिले सीरीज और अब पैलस दोनों ही किसी सामान्य ग्रह की तरह टेलीस्कोप में डिस्क की शक्ल में नहीं दिखे। चाहे जितना भी बड़ा टेलीस्कोप इस्तेमाल कर लो, ये दोनों बस छोटे छोटे रोशनी के बिंदु ही नजर आते थे। दूर से ये सितारों जैसे ही लगते थे। फर्क बस इतना था कि ये बहुत तेजी से अपनी जगह बदलते रहते थे। यही वजह थी कि साल 1802 में मशहूर खगोल शास्त्री विलियम हर्शल ने सुझाव दिया कि इन्हें एक अलग कैटेगरी में रखा जाए। उन्होंने ग्रीक शब्द एस्टेरोइड्स, जिसका मतलब है सितारे जैसा, से एक नया नाम दिया, एस्टेरॉइड्स। हर्शल ने सीरीज और पैलस पर लगातार कई ऑब्जर्वेशन करने के बाद लिखा, न इन्हें ठीक से ग्रह कहा जा सकता है, न ही धूमकेतु। ये छोटे सितारों जैसे दिखते हैं, जिनसे इन्हें अलग करना लगभग नामुमकिन है। इसी वजह से इनके सितारा जैसे रूप के आधार पर मैंने इनका नाम रखा, एस्टेरॉइड्स। हाँ, लेकिन अगर आगे चलकर इससे बेहतर और सही नाम मिला तो बदलने का अधिकार मैं अपने पास रखता हूं। साल 1807 तक आते आते वैज्ञानिकों को उसी इलाके में 2 और नए पिंड मिले, जूनो और वेस्टा।
लेकिन उसी दौर में नेपोलियन युद्धों के दौरान लिलियनथाल शहर जलकर राख हो गया, जहां इस रिसर्च का ज्यादातर काम चल रहा था। और इसी के साथ क्षुद्र ग्रहों की खोज का पहला दौर अचानक रुक गया। अब मजेदार बात यह थी कि भले ही हर्शल ने इन्हें एस्टेरॉइड्स नाम दिया था, लेकिन आने वाले कई दशकों तक वैज्ञानिक इन सबको ग्रह ही कहते रहे। इतना ही नहीं, इनके नामों से पहले खोज के क्रम में एक एक नंबर भी जोड़ दिया गया। 1 सीरीज, 2 पैलस, 3 जूनो, 4 वेस्टा। लेकिन फिर साल 1842 में खगोल शास्त्री कार्ल लुडविग हेंके ने 5वां पिंड खोजा, 5 एस्ट्रिया। और इसके बाद तो जैसे रफ्तार पकड़ ली, एक के बाद एक ढेर सारे नए ऑब्जेक्ट्स मिलने लगे। अब दिक्कत यह थी कि हर बार इन्हें ग्रहों की लिस्ट में गिनना बहुत ही झंझट बनता जा रहा था। और आखिरकार अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने 1850 के शुरुआती सालों में सुझाव दिया कि इन्हें ग्रहों की लिस्ट से हटा दिया जाए। धीरे धीरे सब मान भी गए और फिर हर्शल का दिया हुआ नाम एस्टेरॉइड्स ही पूरी दुनिया में प्रचलित हो। शुरू में जब टिटियस बोडे लॉ आया था तो लगा था कि यह सचमुच कोई गहरी कॉस्मिक रूल बुक है, क्योंकि इस पैटर्न से मंगल, बृहस्पति और यहां तक कि यूरेनस की दूरी भी ठीक ठाक निकल आई थी। तो खगोलविदों को भरोसा हो गया कि यह फार्मूला सच है। लेकिन फिर 1846 में नेपच्यून मिला। अब अगर टिटियस बोडे लॉ सही होता तो नेपच्यून की कक्षा भी उसी पैटर्न में फिट बैठती, पर असलियत उलटी थी। नेपच्यून की कक्षा उस जगह से बहुत दूर थी जहां इस नियम ने उसे प्रेडिक्ट किया था। यानी ये लॉ हर जगह काम नहीं करता, और साइंस में अगर कोई नियम हर केस में काम न करे तो वो नियम नहीं, बस एक कोइंसिडेंस, संयोग माना जाता है। इसीलिए आज वैज्ञानिक मानते हैं कि टिटियस बोडे लॉ कोई असली प्राकृतिक नियम नहीं है, बस संख्याओं का इत्तेफाक है। जैसे कभी कभी पासे फेंको और नंबर एक पैटर्न में आते लगे, लेकिन असल में उसके पीछे कोई गहरी ताकत नहीं होती। एस्टेरॉयड बेल्ट शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले 1850 के शुरुआती सालों में शुरू हुआ, लेकिन यह कहना मुश्किल है कि इस टर्म को सबसे पहले किसने गढ़ा था। पहली बार अंग्रेजी में इसका जिक्र मिलता है अलेक्जेंडर फॉन हम्बोल्ट की किताब कॉस्मोस के अंग्रेजी अनुवाद एलीज ओटे 1850 में। वहां उन्होंने लिखा था कि हर साल 13 नवंबर और 11 अगस्त के आसपास जो टूटते तारे, शूटिंग स्टार्स दिखाई देते हैं, वो शायद किसी एस्ट्रॉयड बेल्ट का हिस्सा हैं, जो पृथ्वी की कक्षा को काटते हुए ग्रहों जैसी गति से चलते हैं। इसके थोड़े समय बाद रॉबर्ट जेम्स मैन ने अपनी किताब अ गाइड टू द नॉलेज ऑफ द हेवेंस में भी लिखा कि एस्टेरॉइड्स की कक्षाएं एक चौड़ी बेल्ट में होती है जो मंगल और बृहस्पति के बीच फैली हुई है। और फिर अमेरिकी खगोल शास्त्री बेंजामिन पियर्स ने इस शब्द को अपनाया और आगे इसे लोकप्रिय बनाने वालों में से एक बन गए। धीरे धीरे एस्टेरॉयड बेल्ट नाम पूरी तरह आम हो गया। एस्टेरॉयड बेल्ट नाम से ही लगता है जैसे किसी चमकती हुई बेल्ट को अंतरिक्ष ने अपनी कमर पर बांध रखा हो, लेकिन असल में ये एक विशाल इलाका है जो हमारे सौर मंडल में मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच फैला हुआ है। ये कोई एक सॉलिड रिंग नहीं है जैसे शनि के छल्ले होते हैं, बल्कि इसमें अनगिनत पत्थर, चट्टानें, धातु के टुकड़े और छोटे छोटे ग्रह जैसे पिंड तैर रहे हैं। इन्हें हम एस्टेरॉइड्स या माइनर प्लैनेट्स कहते हैं। इनका आकार कुछ मीटर से लेकर लगभग 1000 किलोमीटर तक हो सकता है। सबसे बड़ा इनमें से सीरीज है, जिसे हम ड्वार्फ प्लैनेट भी कहते हैं। अब सोच, ये बेल्ट कैसे बनी? वैज्ञानिक मानते हैं कि जब हमारा सौर मंडल 4.5 अरब साल पहले जन्म ले रहा था, तब गैस और धूल के बादल से ग्रह बनने लगे। मंगल के बाद वाली जगह पर भी एक ग्रह बन सकता था, लेकिन बृहस्पति की जबरदस्त गुरुत्वाकर्षण शक्ति ने उसे बनने ही नहीं दिया। ग्रह बनने के लिए जरूरी टुकड़े आपस में जुड़ने की बजाय बार बार टकराकर टूटते रहे।
नतीजा ये हुआ कि वहां पूरा ग्रह नहीं बना, बल्कि लाखों करोड़ों टुकड़े आज भी उसी हालत में पड़े हैं और यही बन गया एस्टेरॉयड बेल्ट। 1802 में पैलस की खोज के तुरंत बाद ऑल्बर्स ने हर्शल और कार्ल गाउस से यह सुझाव दिया कि सीरीज और पैलस किसी बहुत बड़े ग्रह के टुकड़े हैं जो कभी मंगल और बृहस्पति के बीच मौजूद था। उनका मानना था कि यह ग्रह या तो किसी आंतरिक विस्फोट या फिर किसी धूमकेतु की टक्कर से लाखों वर्ष पहले नष्ट हो गया था। वहीं ओडेसा के खगोल शास्त्री के एन सावचेंको ने यह प्रस्ताव रखा कि सीरीज, पैलस, जूनो और वेस्टा किसी फटे ग्रह के अवशेष नहीं बल्कि भागे हुए उपग्रह चंद्रमा थे। लेकिन किसी पूरे ग्रह को नष्ट करने के लिए जितनी अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है और साथ ही क्षुद्र ग्रह घेरे एस्टेरॉयड बेल्ट का कुल द्रव्यमान, जो पृथ्वी के चंद्रमा के द्रव्यमान का केवल लगभग 4% है, इन दोनों बातों से यह सिद्धांत समर्थित नहीं होता। इसके अलावा क्षुद्र ग्रहों में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण रासायनिक अंतर भी यह मानना मुश्किल बना देते हैं कि वे सभी किसी एक ही ग्रह से उत्पन्न हुए होंगे। क्षुद्र ग्रह घेरे एस्टेरॉयड बेल्ट की उत्पत्ति के आधुनिक सिद्धांत का संबंध सौरमंडल के निर्माण से है। सामान्य रूप से माना जाता है कि सौरमंडल का निर्माण नेब्युलर हाइपोथीसिस के समान एक प्रक्रिया से हुआ था। इसके अनुसार तारकीय धूल और गैस का एक विशाल बादल गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में सिकुड़कर एक घूर्णनशील चक्र, रोटेटिंग डिस्क, में बदल गया। इसी चक्र से सूर्य और ग्रह बने। सौरमंडल के शुरुआती कुछ मिलियन वर्षों में छोटे छोटे कण आपस में चिपकने और टकराने से जुड़ते गए और धीरे धीरे बड़े गुच्छों, क्लम्प्स में बदल गए। जब ये गुच्छे पर्याप्त द्रव्यमान तक पहुंच गए तो उन्होंने अपने गुरुत्वाकर्षण से और अधिक कणों व पिंडों को खींचना शुरू कर दिया और प्लैनेटेसिमल्स, ग्रह बीज का निर्माण हुआ। यही प्रक्रिया अंततः ग्रहों के निर्माण का कारण बनी। लेकिन जहां आज क्षुद्र ग्रह घेरा है, वहां के प्लैनेटेसिमल्स पर बृहस्पति का गुरुत्वाकर्षण बहुत गहरा प्रभाव डालता था। उनकी कक्षाओं में ऑर्बिटल रेजोनेंस, कक्षीय अनुनाद हुआ, यानी जब किसी क्षुद्र ग्रह की परिक्रमा अवधि बृहस्पति की परिक्रमा अवधि के पूर्णांक अनुपात में होती थी तो उसकी कक्षा अस्थिर होकर बदल जाती थी। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच के क्षेत्र में ऐसे कई रेजोनेंस पाए जाते हैं। जब बृहस्पति अपने निर्माण के बाद थोड़ा अंदर की ओर खिसका तो ये रेजोनेंस क्षुद्र ग्रह घेरे में फैल गए। इस कारण वहां मौजूद पिंडों की गति आपस में और भी अस्थिर और तेज हो गई। जिन क्षेत्रों में टकराव की औसत गति बहुत अधिक थी, वहां प्लैनेटेसिमल्स का जुड़ना, अक्रीशन, रुक गया और उनकी जगह उनका टूटना, शैटरिंग, अधिक होने लगा। इसी वजह से इस क्षेत्र में कभी कोई ग्रह नहीं बन पाया। इसके बजाय वे सभी पिंड सूर्य की परिक्रमा करते रहे और समय समय पर आपस में टकराते रहे। सौरमंडल के शुरुआती इतिहास में क्षुद्र ग्रह एस्टेरॉइड्स कुछ हद तक पिघल गए थे। इससे उनके अंदर मौजूद तत्वों को द्रव्यमान के आधार पर अलग अलग परतों में विभाजित होने का अवसर मिला। कुछ बड़े मूल पिंडों, प्रोजेनेटर बॉडीज, में तो विस्फोटक ज्वालामुखीय गतिविधियां, एक्सप्लोसिव वॉल्केनिज्म भी हुई और वहां मैग्मा महासागर, मैग्मा ओशंस बनने लगे। हालांकि इन पिंडों का आकार अपेक्षाकृत छोटा था, इसीलिए उनका यह पिघलने वाला चरण बड़े ग्रहों की तुलना में बहुत ही संक्षिप्त रहा और लगभग 4.5 अरब वर्ष पहले, यानी निर्माण के शुरुआती कुछ करोड़ वर्षों के भीतर ही समाप्त हो गया। अगस्त 2007 में अंटार्कटिका में मिले एक उल्का पिंड, मीटियोराइट, में पाए गए जिरकन क्रिस्टल्स का अध्ययन किया गया, जिसे वेस्टा से उत्पन्न माना जाता है। इस अध्ययन ने संकेत दिया कि वेस्टा और इसके साथ साथ पूरा क्षुद्र ग्रह घेरा सौरमंडल की उत्पत्ति के लगभग 1 करोड़ वर्षों, 10 मिलियन ईयर्स के भीतर ही बहुत तेजी से बन गया था। क्षुद्र ग्रह एस्टेरॉइड्स सौरमंडल के आद्य रूप
प्राइमोर्डियल सोलर सिस्टम के बिल्कुल शुद्ध नमूने नहीं हैं। अपने निर्माण के बाद से वे काफी हद तक विकसित, इवॉल्व हो चुके हैं। इसमें शुरुआती कुछ करोड़ वर्षों के भीतर आंतरिक ऊष्मा, इंटरनल हीटिंग, टक्करों से सतह का पिघलना, विकिरण, रेडिएशन से होने वाला स्पेस वेदरिंग और सूक्ष्म उल्का पिंडों, माइक्रोमीटियोराइट्स की बमबारी जैसी प्रक्रियाएं शामिल हैं। हालांकि कुछ वैज्ञानिक क्षुद्र ग्रहों को शेष बचे प्लैनेटेसिमल्स, रेजिडुअल प्लैनेटिसिमल्स मानते हैं, लेकिन अन्य वैज्ञानिक इन्हें एक अलग और स्वतंत्र खगोलीय वर्ग मानते हैं। प्लैनेटेसिमल, प्लैनेटिसिमल क्या हैं? प्लैनेटेसिमल्स वे छोटे खगोलीय पिंड हैं जो सौरमंडल या किसी भी ग्रह प्रणाली के शुरुआती निर्माण काल में धूल और गैस के बादलों से बने। जब बहुत छोटे छोटे कण आपस में टकराकर और चिपककर बड़े गुच्छों, क्लम्प्स में बदलते हैं, तो ये गुच्छे गुरुत्वाकर्षण के कारण और अधिक पदार्थ खींचते जाते हैं। इस तरह धीरे धीरे कुछ किलोमीटर से लेकर सैकड़ों किलोमीटर तक के ठोस पिंड बन जाते हैं। इन्हें ही प्लैनेटेसिमल्स कहा जाता है। सरल भाषा में कहें तो प्लैनेटेसिमल्स ग्रह बनने के बीज हैं। कई प्लैनेटेसिमल्स आपस में टकराकर और जुड़कर ग्रहों का निर्माण करते हैं। जो ग्रह नहीं बन पाए वे आज भी क्षुद्र ग्रह, एस्टेरॉइड्स, धूमकेतु, कॉमेट्स और छोटे पिंडों के रूप में बचे हुए हैं। माना जाता है कि आज का क्षुद्र ग्रह घेरा, एस्टेरॉइड बेल्ट, अपनी आद्य अवस्था, प्राइमोर्डियल बेल्ट की तुलना में बहुत कम द्रव्यमान रखता है। कंप्यूटर सिमुलेशन से पता चलता है कि प्रारंभिक क्षुद्र ग्रह घेरे का द्रव्यमान लगभग पृथ्वी के बराबर रहा होगा, लेकिन मुख्य रूप से बृहस्पति और अन्य ग्रहों के गुरुत्वीय व्यवधानों, ग्रेविटेशनल पर्टर्बेशंस के कारण इसका अधिकांश पदार्थ अपने निर्माण के लगभग 10 लाख वर्षों, 1 मिलियन ईयर्स के भीतर ही इस घेरे से बाहर निकाल दिया गया। परिणाम स्वरूप आज इसमें मूल द्रव्यमान का 0% से भी कम बचा है। इसके निर्माण के बाद से अब तक क्षुद्र ग्रह घेरे के आकार का वितरण, साइज डिस्ट्रीब्यूशन अपेक्षाकृत स्थिर बना हुआ है। मुख्य घेरे, मेन बेल्ट के क्षुद्र ग्रहों के औसत आकार में न तो कोई विशेष वृद्धि हुई है और न ही कोई बड़ी कमी। यह पूरा इलाका जिसे हम क्षुद्र ग्रह घेरा, एस्टेरॉइड बेल्ट कहते हैं, उसकी एक अंदरूनी सीमा भी होती है। यह सीमा लगभग 2.6 AU की दूरी पर मानी जाती है, यानी सूर्य से उतनी दूरी जितनी पृथ्वी से लगभग 2 गुना से भी ज्यादा होती है। अब यहां मजेदार बात आती है। इस दूरी पर बृहस्पति और क्षुद्र ग्रहों के बीच एक खास गणितीय रिश्ता बनता है जिसे कहते हैं 4-1 कक्षीय अनुनाद, ऑर्बिटल रेजोनेंस। इसका मतलब यह है कि जब बृहस्पति सूर्य का एक चक्कर लगाता है तो वहां के क्षुद्र ग्रह सूर्य का ठीक ठीक 4 चक्कर पूरे कर लेते हैं। सुनने में यह तालमेल जैसा लगता है, लेकिन असल में यह तालमेल इन छोटे पिंडों के लिए खतरनाक साबित होता है। क्यों? क्योंकि जब जब यह तालमेल बनता है, बृहस्पति का गुरुत्वाकर्षण हर बार उसी जगह से उन पिंडों को झटका देता है। बार बार ऐसा होने से उनकी कक्षाएं गड़बड़ा जाती है। कोई बाहर फेंक दिया जाता है, कोई इधर उधर भटकने लगता है और कोई पूरी तरह अस्थिर हो जाता। अब सवाल यह है कि इस सीमा के अंदर जो छोटे छोटे पिंड बने थे उनका क्या हुआ? तो इसका जवाब है कि मंगल ने उनमें से ज्यादातर को अपनी तरफ खींच लिया। मंगल का गुरुत्व भी उस समय छोटे पिंडों के लिए काफी प्रभावी था। जो पिंड मंगल के गुरुत्व से बच गए, उन्हें या तो उसकी ताकत ने बाहर फेंक दिया या फिर वे अस्थिर कक्षाओं में चले गए और लंबे समय तक टिक नहीं पाए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस इलाके में एक खास तरह के क्षुद्र ग्रह भी हैं जिन्हें कहते हैं हंगारिया क्षुद्र ग्रह, हंगेरिया एस्टेरॉइड्स। ये क्षुद्र ग्रह 2.06 AU की सीमा से भी अंदर सूर्य के और करीब पाए जाते हैं। तो सवाल उठता है कि जब बृहस्पति का खिंचाव इतना खतरनाक है तो ये कैसे बचे रहते हैं? इसका राज छुपा है उनकी कक्षा के झुकाव, इंक्लिनेशन में। इनकी कक्षाएं साधारण क्षुद्र ग्रहों की तरह सपाट नहीं बल्कि ऊंचाई पर झुकी हुई होती हैं।
इस वजह से वे बृहस्पति के खिंचाव से सीधे तौर पर प्रभावित नहीं होते और आराम से अपनी जगह पर घूमते रहते हैं। तो आसान शब्दों में कहें तो 2.06 AU पर बृहस्पति और क्षुद्र ग्रहों के बीच का 4-1 का खेल, 4-1 रेजोनेंस, छोटे पिंडों की दुनिया को अस्त व्यस्त कर देता है। मंगल अपने हिस्से का माल समेट लेता है और बाकी बृहस्पति की ताकत से बाहर हो जाते हैं। लेकिन हंगारियां क्षुद्र ग्रह इस खेल से बच जाते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी कक्षाएं अलग ढंग से बनाई हुई हैं। जब क्षुद्र ग्रह घेरा एस्टेरॉयड बेल्ट सबसे पहले बना था, तब सूर्य से लगभग 2.7 AU दूरी पर तापमान इतना कम था कि वहां एक स्नो लाइन बन गई, यानी वह सीमा जहां पानी जमकर बर्फ में बदल सकता था। इस स्नो लाइन के बाहर बने प्लैनेटेसिमल्स, ग्रह बीज, अपने साथ बर्फ जमा करने में सक्षम थे। 2006 में वैज्ञानिकों ने पाया कि इस स्नो लाइन के पार क्षुद्र ग्रह घेरे के भीतर धूमकेतु जैसी आबादी, कॉमेट पॉपुलेशन मौजूद है। यह खोज इस विचार को बल देती है कि संभव है इन्हीं धूमकेतुओं ने पृथ्वी पर टकराकर हमारे महासागरों के लिए पानी उपलब्ध कराया हो, क्योंकि कुछ मॉडलों के अनुसार पृथ्वी के निर्माण के दौरान उसके अंदर से निकली जलवाष्प, आउटगैसिंग ऑफ वाटर, महासागरों को भरने के लिए पर्याप्त नहीं थी। इसलिए बाहरी स्रोत जैसे धूमकेतु की बमबारी आवश्यक रही होगी। क्षुद्र ग्रह घेरे का बाहरी हिस्सा, आउटर एस्टेरॉयड बेल्ट, कुछ बर्फीले पिंडों को भी समेटे हुए है। माना जाता है कि ये पिंड हाल के कुछ लाख वर्षों में वहां पहुंचे हैं। इनमें से एक उदाहरण है क्वाजी हिल्डा धूमकेतु, जिसे पहले एक सेंटोर यानी ग्रहों के बीच घूमने वाला बर्फीला पिंड माना जाता था। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह पिंड बृहस्पति के साथ निकट एनकाउंटर के कारण अपनी पुरानी कक्षा से हटकर बाहरी क्षुद्र ग्रह घेरे में पहुंच गया। आसान शब्दों में 2.7 AU पर बर्फ बनने की सीमा, स्नो लाइन थी। उसके पार बने पिंडों में बर्फ जमा हुई और वही धूमकेतु जैसे पिंड बने। इनमें से कुछ ने पृथ्वी तक पानी पहुंचाया और कुछ बृहस्पति की खींचतान से अपनी कक्षा बदलकर बाहरी क्षुद्र ग्रह घेरे में पहुंच गए। हम फिल्मों और कार्टून में अक्सर देखते हैं कि क्षुद्र ग्रह घेरा, एस्टेरॉयड बेल्ट, एक ऐसी जगह है जहां चारों तरफ पत्थर ही पत्थर हैं और जहाज गया नहीं कि तुरंत टकरा गया। लेकिन असलियत इससे बिल्कुल उलट है। यह इलाका ज्यादातर खाली है। क्षुद्र ग्रह इतने बड़े वॉल्यूम में फैले हुए हैं कि अगर कोई स्पेसशिप बिना खास निशाना लगाए वहां से गुजर जाए तो उसके किसी क्षुद्र ग्रह से टकराने की संभावना बेहद कम है। अब इसका मतलब यह नहीं कि वहां कुछ है ही नहीं। आज की तारीख में लाखों क्षुद्र ग्रह पहचाने जा चुके हैं। अगर छोटे छोटे टुकड़े भी जोड़ लें तो संख्या करोड़ों से भी ऊपर जा सकती है। सोचो, 200 से ज्यादा क्षुद्र ग्रह ऐसे हैं जिनका आकार 100 किलोमीटर से भी बड़ा है। और इंफ्रारेड सर्वे से तो यह भी पता चला है कि 1 किलोमीटर से बड़े क्षुद्र ग्रहों की संख्या 7 लाख से 17 लाख तक हो सकती है। एक और दिलचस्प बात यह है कि जितने छोटे क्षुद्र ग्रह, उनकी संख्या उतनी ही ज्यादा। यानी छोटे छोटे टुकड़े गिनो तो गिनते ही रह जाओगे। हालांकि इस आकार की लिस्ट में कुछ अजीब उभार भी मिले हैं। लगभग 5 किलोमीटर और 100 किलोमीटर के पास ऐसे क्षुद्र ग्रह अपेक्षा से ज्यादा पाए गए हैं। वहीं 120 किलोमीटर से बड़े ज्यादातर क्षुद्र ग्रह बहुत पुराने हैं और सीधे सौरमंडल के जन्म काल से बचे हुए हैं, जबकि छोटे वाले उन्हीं बड़े पिंडों के टूटकर बिखरने से बने हैं। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि शुरुआत में मुख्य क्षुद्र ग्रह घेरे की आबादी आज से लगभग 200 गुना ज्यादा थी। अब सोचो, इतने सारे पिंड फैले हुए हैं, लेकिन उनके बीच की औसत दूरी कितनी है? करीब 9,65,600 किलोमीटर, यानी लगभग 6 लाख मील। इतना दूर कि अगर आप एक क्षुद्र ग्रह पर खड़े होकर दूसरे को देखना चाहो तो वह धरती और चांद की दूरी से भी 2.5 गुना दूर होगा। पूरे क्षुद्र ग्रह घेरे का द्रव्यमान भी दिलचस्प है।
यह लगभग 2.39 गुणा 10 की घात 21 किलोग्राम है, यानी हमारे चांद के द्रव्यमान का सिर्फ 3%। और इस कुल द्रव्यमान का ज्यादातर हिस्सा बस 4 बड़े पिंडों में बंटा हुआ है, सीरीज, वेस्टा, पैलस और हाइजिया। इनमें भी अकेली सीरीज ही लगभग 39% द्रव्यमान अपने पास रखती है। आज जो क्षुद्र ग्रह घेरा हमें दिखाई देता है, उसमें मुख्य रूप से अलग अलग तरह के क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं और वैज्ञानिकों ने उन्हें उनकी संरचना और स्पेक्ट्रम की विशेषताओं के आधार पर वर्गीकृत किया है। इनमें से सबसे ज्यादा पाए जाने वाले हैं कार्बन से भरपूर क्षुद्र ग्रह, जिन्हें सी टाइप कहा जाता है। ये काले, गहरे और बहुत प्राचीन पदार्थों से बने होते हैं और माना जाता है कि ये सौरमंडल के शुरुआती दौर के सबसे मूलभूत अवशेषों में से हैं। इसके बाद आते हैं एस टाइप क्षुद्र ग्रह, जो सिलिकेट यानी खनिज और पत्थरीली सामग्रियों से बने होते हैं। ये देखने में हल्के और चमकीले लगते हैं और इनमें अक्सर धातु और पत्थर दोनों का मिश्रण होता है। तीसरी बड़ी श्रेणी है एक्स टाइप क्षुद्र ग्रहों की, जो एक तरह का मिश्रित समूह है। इनकी खासियत यह है कि इनका स्पेक्ट्रम लगभग फीचरलेस यानी बिना किसी खास पहचान वाली रेखाओं के होता है, लेकिन फिर भी इन्हें उनकी चमक के आधार पर अलग अलग उप समूहों में बांटा गया है। इनमें एम टाइप धात्विक क्षुद्र ग्रह आते हैं, जो लगभग पूरे के पूरे धातु जैसे दिखते हैं। पी टाइप क्षुद्र ग्रह आते हैं, जो बेहद आदिम और अंधेरे पदार्थों से बने होते हैं। और ई टाइप क्षुद्र ग्रह आते हैं, जो एनास्टाटाइट नामक खनिज से बने और काफी चमकीले होते हैं। इतना ही नहीं, इन 3 मुख्य श्रेणियों के अलावा भी कुछ और किस्म के क्षुद्र ग्रह पाए गए हैं, जो इन वर्गों में पूरी तरह से फिट नहीं बैठते। यानी क्षुद्र ग्रह घेरा एकदम विविधता से भरा हुआ इलाका है। इसमें एक और बेहद दिलचस्प पैटर्न भी पाया गया है, जो हमें सौरमंडल की रचना के समय की कहानी सुनाता है। यह पैटर्न सूर्य से दूरी के साथ क्षुद्र ग्रहों की किस्म में बदलाव का है। अगर आप सूर्य के पास से बाहर की ओर यात्रा करो, तो शुरुआत में आपको ज्यादातर पत्थरीले और खनिजों वाले एस टाइप क्षुद्र ग्रह मिलेंगे। फिर उनसे थोड़ी दूरी पर पहुंचने पर काले और प्राचीन सी टाइप क्षुद्र ग्रहों का इलाका मिलेगा। उसके बाद और दूर जाने पर आदिम और बेहद अंधेरे पी टाइप क्षुद्र ग्रह मिलेंगे। और जब आप क्षुद्र ग्रह घेरे के बिल्कुल बाहरी हिस्से में पहुंचोगे, तो वहां आपको डी टाइप क्षुद्र ग्रह दिखाई देंगे, जिनका स्पेक्ट्रम लगभग पूरी तरह फीचरलेस होता है और जो अब तक रहस्यमय माने जाते हैं। इस तरह क्षुद्र ग्रह घेरा केवल पत्थरों और टुकड़ों का बेतरतीब ढेर नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा सुनियोजित पट्टा है जिसमें अलग अलग किस्म के क्षुद्र ग्रह सूर्य से दूरी के हिसाब से क्रमबद्ध रूप में पाए जाते हैं। यह क्रम हमें यह संकेत देता है कि सौरमंडल के जन्मकाल में जब धूल और गैस से ग्रह और पिंड बनने लगे थे, तब किस दूरी पर किस तरह का पदार्थ जमा हो पाया और कैसे उस क्षेत्र के क्षुद्र ग्रह आज तक उसी विरासत को संजोए हुए हैं। कार्बोनेशियस क्षुद्र ग्रह, जैसा कि उनके नाम से ही झलकता है, कार्बन से भरपूर होते हैं। ये मुख्य रूप से क्षुद्र ग्रह घेरे के बाहरी हिस्सों पर हावी रहते हैं और अंदरूनी क्षेत्र में बहुत ही कम पाए जाते हैं। इनकी संख्या इतनी ज्यादा है कि अकेले ये कुल दिखाई देने वाले क्षुद्र ग्रहों का 75% से भी अधिक हिस्सा बनाते हैं। रंगत में ये हल्के लाल या भूरे से दिखाई देते हैं और इनका एल्बीडो यानी परावर्तन गुणांक कम होता है, जिसका मतलब है कि ये ज्यादा चमकीले नहीं बल्कि कुछ हद तक गहरे और धुंधले लगते हैं। इनके सतही तत्वों की तुलना अगर उल्का पिंडों से की जाए तो ये कार्बोनेशियस कॉन्ड्राइट उल्का पिंडों जैसे ही नजर आते हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो इनके स्पेक्ट्रम से यही साबित होता है कि इनमें वही आदिम रासायनिक संरचना बची हुई है जो सौरमंडल के शुरुआती समय में मौजूद थी। फर्क इतना है कि इनमें से हाइड्रोजन, हीलियम और अन्य अस्थिर गैसें वॉलेटाइल्स निकल चुकी हैं। इसके उलट एस टाइप यानी सिलिकेट समृद्ध क्षुद्र ग्रह घेरे के अंदरूनी क्षेत्र में ज्यादा पाए जाते हैं, विशेषकर सूर्य से 2.5 AU की दूरी के भीतर।
इनके सतह के स्पेक्ट्रम में साफ दिखाई देता है कि इनमें सिलिकेट खनिज मौजूद हैं, साथ ही कुछ मात्रा में धातुएं भी, लेकिन इनमें कोई महत्वपूर्ण कार्बन युक्त यौगिक नहीं पाए जाते। इसका सीधा सा मतलब यह है कि इनकी संरचना अपने मूल रूप से काफी हद तक बदल चुकी है, शायद पिघलने और दोबारा जमने की प्रक्रियाओं से। एस टाइप क्षुद्र ग्रहों का एल्बिडो यानी परावर्तन गुणांक अपेक्षाकृत ज्यादा होता है, यानी ये कार्बोनेशियस क्षुद्र ग्रहों की तुलना में कुछ ज्यादा चमकीले दिखते हैं। इनकी संख्या पूरी क्षुद्र ग्रह आबादी का करीब 17% बनाती है। आसान भाषा में कहें तो बाहर की ओर ज्यादातर कार्बन से बने गहरे और प्राचीन क्षुद्र ग्रह बिखरे पड़े हैं, जबकि अंदर की तरफ अपेक्षाकृत चमकीले और पत्थरीले सिलिकेट वाले क्षुद्र ग्रह ज्यादा पाए जाते हैं। एम टाइप यानी धातु समृद्ध क्षुद्र ग्रह आमतौर पर क्षुद्र ग्रह घेरे के बीच वाले हिस्से में पाए जाते हैं और ये बाकी बचे हिस्से का बड़ा भाग बनाते हैं। इनके स्पेक्ट्रा को देखें तो ये बहुत हद तक लौह निकल यानी आयरन निकल जैसे दिखाई देते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि इनमें से कुछ क्षुद्र ग्रह दरअसल उन बड़े बड़े आदिम पिंडों के धात्विक कोर से बने हैं, जो कभी पिघलकर अलग अलग परतों में बंट गए थे, यानी डिफरेंशिएट हुए थे, और बाद में जब उनकी टक्कर हुई तो उनके टुकड़े अलग होकर एम टाइप क्षुद्र ग्रहों के रूप में बचे। हालांकि यह भी सच है कि कुछ सिलिकेट यौगिक भी धात्विक जैसा ही स्पेक्ट्रम दे सकते हैं। उदाहरण के लिए बड़ा एम टाइप क्षुद्र ग्रह 22 कैलियोपी पूरी तरह से धातु से बना नहीं लगता, बल्कि उसमें अन्य खनिज भी मौजूद हो सकते हैं। आंकड़ों के अनुसार एम टाइप क्षुद्र ग्रहों की संख्या का चरम बिंदु लगभग 2.7 AU की दूरी पर आता है। फिर भी वैज्ञानिकों के लिए यह सवाल अभी खुला हुआ है कि क्या सारे एम टाइप वास्तव में एक जैसे धात्विक हैं, या यह लेबल कई अलग अलग किस्मों के लिए एक छतरी शब्द भर है जो मुख्य सी टाइप और एस टाइप वर्गों में ठीक से फिट नहीं बैठते। अब अगर हम वी टाइप यानी वेस्टॉइड या बेसाल्टिक क्षुद्र ग्रहों की बात करें तो यहां एक बड़ा रहस्य सामने आता है। सिद्धांतों के अनुसार जब कोई पिंड वेस्टा जितना या उससे बड़ा बनता है तो उसमें परतें बनती हैं, एक क्रस्ट और एक मैंटल, जो मुख्य रूप से बेसाल्टिक चट्टानों से बने होते हैं। इसका मतलब तो यह होना चाहिए कि आधे से ज्यादा क्षुद्र ग्रह या तो बेसाल्ट से बने हों या फिर ओलिवीन जैसे खनिजों से। लेकिन वास्तविकता में देखा जाए तो कुल अनुमानित बेसाल्टिक पदार्थ का 99% ही गायब है, यानी जितना होना चाहिए था उसका सिर्फ एक छोटा सा अंश ही हमें दिखता है। सन 2001 तक वैज्ञानिकों का मानना था कि सारे वी टाइप क्षुद्र ग्रह दरअसल वेस्टा से ही निकले टुकड़े हैं, इसलिए इन्हें वेस्टॉइड नाम दिया गया। एम टाइप धात्विक क्षुद्र ग्रह हमें बीच में बहुतायत से मिलते हैं, लेकिन उनके असली स्रोत पर अभी भी सवाल बाकी है। वहीं वी टाइप बेसाल्टिक क्षुद्र ग्रह बहुत ही दुर्लभ हैं, जबकि सिद्धांत कहता है कि इन्हें सबसे ज्यादा होना चाहिए था। और जब कहीं कहीं पर नए वी टाइप मिलते हैं तो वे वेस्टा से अलग कहानी सुनाते हैं। शायद सौरमंडल के अतीत में कहीं और भी बड़े बड़े पिघले हुए पिंड रहे होंगे, जिनके टुकड़े अब बचे खुचे रूप में हमारे सामने क्षुद्र ग्रह घेरे एस्टेरॉयड बेल्ट का तापमान सीधा सीधा सूर्य से दूरी पर निर्भर करता है। जितना पास कोई पिंड सूर्य के होगा उतना ज्यादा गर्म होगा, और जितना दूर होगा उतना ठंडा। अगर हम घेरे के भीतर मौजूद बारीक धूलकणों डस्ट पार्टिकल्स की बात करें तो उनकी औसत सतही तापमान की सीमा लगभग 200 केल्विन यानी -73 डिग्री सेल्सियस से लेकर 165 केल्विन यानी -108 डिग्री सेल्सियस तक होती है। यह अंतर इस बात पर निर्भर करता है कि कण कितनी दूरी पर है। लगभग 2.2 AU दूरी पर तापमान ज्यादा होता है, करीब 200 केल्विन, जबकि 3.2 AU दूरी पर पहुंचते पहुंचते तापमान गिरकर 165 केल्विन तक आ जाता है। यानी जैसे जैसे आप क्षुद्र ग्रह घेरे में अंदर से बाहर की तरफ बढ़ते हो, तापमान लगातार कम होता जाता है।
लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यह तो केवल औसत तापमान है। हकीकत में किसी भी क्षुद्र ग्रह की सतह का तापमान लगातार बदलता रहता है। क्यों? क्योंकि ये पिंड घूमते रहते हैं। जब कोई हिस्सा सूर्य की तरफ होता है तो वह सीधी धूप से गर्म हो जाता है, और जैसे ही वह हिस्सा छाया में आता है, यानी सूर्य की ओर से हट जाता है, तो वह बहुत तेजी से ठंडा हो जाता है और अंतरिक्ष की पृष्ठभूमि की ठंडक स्टेलर बैकग्राउंड को झेलता है। इसलिए एक ही क्षुद्र ग्रह पर आपको दिन और रात का तापमान बहुत अलग मिल सकता है। मान लो कोई क्षुद्र ग्रह पत्थरीला है और उसमें वातावरण नहीं है, तो उसका गर्म भाग माइनस दर्जनों डिग्री से उछलकर 100 डिग्री के आसपास भी जा सकता है और ठंडी सतह अचानक बहुत नीचे गिर सकती है। इस तरह औसतन तो तापमान दूरी पर निर्भर करता है, लेकिन वास्तविक समय पर तापमान क्षुद्र ग्रह की सतह की स्थिति और घूर्णन पर निर्भर करता है। क्षुद्र ग्रह घेरे के बाहरी हिस्से में कई ऐसे छोटे छोटे पिंड हैं जो पहली नजर में तो आम पत्थर जैसे लगते हैं, लेकिन उनमें कुछ खासियत है। वे कभी कभी धूमकेतुओं जैसी गतिविधि दिखाने लगते हैं, यानी उनकी सतह से गैस और धूल फूटने लगती है, जैसे किसी धूमकेतु की पूंछ। अब सवाल उठता है कि ऐसा क्यों? अगर ये सचमुच धूमकेतु होते तो उनकी कक्षाएं अलग तरह की होती, पर यहां ऐसा नहीं है। इसीलिए वैज्ञानिक मानते हैं कि इन क्षुद्र ग्रहों के भीतर बर्फ छिपी हुई है। जब कोई छोटा सा टक्कर या खरोंच उस बर्फ को उजागर कर देती है तो वह सीधे गैस में बदलने लगती है। इसे कहते हैं सब्लिमेशन। यही प्रक्रिया इन्हें कभी कभी धूमकेतु जैसा रूप दे देती है। इन्हें कहा जाता है मेन बेल्ट कॉमेट्स, मुख्य घेरे के धूमकेतु। और यहां एक दिलचस्प बात आती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि शायद इन्हीं मेन बेल्ट कॉमेट्स ने पृथ्वी के महासागरों को बनाने में बड़ी भूमिका निभाई। वजह यह है कि इनकी पानी में ड्यूटेरियम हाइड्रोजन DH का अनुपात वही है जो हमारी धरती के महासागरों में मिलता है, जबकि पारंपरिक धूमकेतुओं क्लासिकल कॉमेट्स में यह अनुपात बहुत ज्यादा होता है, जिससे यह मानना मुश्किल है कि उन्होंने पृथ्वी का पानी लाकर भरा। एक ऐसा इलाका जहां 4 अरब साल से भी ज्यादा वक्त से लाखों करोड़ों पथरीले पिंड घूम रहे हैं, टकरा रहे हैं, टूट रहे हैं और फिर से जुड़ भी रहे हैं। यही है क्षुद्र ग्रह घेरा। यहां टक्करों का सिलसिला बहुत आम है। बस इंसानी नजर से आम का मतलब है करोड़ों साल का स्केल। माना जाता है कि अगर औसत आकार के 10 किलोमीटर चौड़े 2 क्षुद्र ग्रह आमने सामने आए तो ऐसा टकराव हर 1 करोड़ साल में एक बार जरूर होगा। कभी ये टक्कर किसी बड़े पिंड को टुकड़ों में बांट देती है और फिर उन टुकड़ों से एक नया परिवार बन जाता है, जिसे हम एस्टेरॉयड फैमिली कहते हैं। तो कभी जब टक्कर थोड़ी हल्की और धीमी होती है तो उल्टा दोनों आपस में चिपक कर एक हो जाते हैं। यही खेल चलते चलते अरबों साल में बेल्ट का असली चेहरा इतना बदल चुका है कि आज के क्षुद्र ग्रह अपने शुरुआती पुरखों से बिल्कुल अलग लगते हैं। सबसे मजेदार चीज यह है कि जो छोटे मोटे क्षुद्र ग्रह हैं 200 मीटर से लेकर 10 किलोमीटर तक, उनमें से ज्यादातर असल में रबल पाइल है। मतलब पूरी तरह ठोस पत्थर नहीं, बल्कि ढेर सारे बेमेल टुकड़ों का ढीला ढाला समूह जो बस अपनी ही गुरुत्वाकर्षण से किसी तरह एक साथ बंधा हुआ है। इसलिए इनके अंदर बहुत खाली जगह भी होती है, जैसे किसी स्पंज के अंदर। और जहां बड़े पत्थर हैं वहीं बारीक धूल भी है। बेल्ट के अंदर धूल की पट्टियां मिली हैं, जिनके कण अक्सर कुछ 100 माइक्रोमीटर के आकार के होते हैं। ये महीन झर्रे 2 तरीके से बनते हैं, कभी क्षुद्र ग्रहों की टक्कर से तो कभी छोटे छोटे सूक्ष्म उल्कापिंड जब उनकी सतह पर गिरते हैं और धूल उड़ा देते हैं। लेकिन कहानी यहीं पर और दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि सूरज की किरणें सिर्फ रोशनी और गर्मी नहीं देती, बल्कि एक हल्का सा दबाव भी डालती हैं। इस दबाव को कहते हैं पॉइंटिंग रॉबर्टसन इफेक्ट। इसकी वजह से धूल के कण धीरे धीरे अपनी कक्षा छोड़कर अंदर की ओर सूरज की तरफ खिसकते रहते हैं। और यही बारीक धूल जब इकट्ठा होकर फैली होती है तो रात के आसमान में हमें एक अजीब सा हल्का उजाला दिखाती है,
जिसे कहते हैं ज़ोडिएकल लाइट, मानो कोई हल्की आभा जो सूरज की दिशा से फैलती हुई एक पट्टी की तरह आसमान में चमक रही हो। अब जरा सोचो, जो रोशनी तुम रात में अंधेरे आसमान में देख रहे हो, उसकी वजह सिर्फ क्षुद्र ग्रह ही नहीं है। रिसर्च बताती है कि जितना हमने सोचा था उससे बहुत कम, यानी कुल मिलाकर 10% से भी कम धूल क्षुद्र ग्रह घेरे से आती है। असल में लगभग 85% धूल आती है बृहस्पति परिवार वाले धूमकेतुओं से, जब वे टूट फूट कर अपने टुकड़े छोड़ते हैं। फिर भी चाहे टक्कर हो, चाहे धूमकेतु की धूल, ये बारीक झर्रे हमें याद दिलाते हैं कि सौरमंडल आज भी एक जिंदा और सक्रिय जगह है, जहां अरबों साल पुरानी टक्करों की गूंज अब भी धुंधली चमक बनकर आसमान में तैर रही है। क्षुद्र ग्रह आपस में टकराते हैं तो उनकी टक्कर से ढेर सारा मलबा बिखर जाता है। यही मलबा धीरे धीरे छोटे छोटे टुकड़ों में बंटकर मीटियोरॉइड्स यानी उल्का पिंड बन जाता है। ये उल्का पिंड कभी कभी अपनी कक्षा बदलकर सीधे पृथ्वी की तरफ आ निकलते हैं और जब हमारी वायुमंडल से टकराते हैं तो आसमान में टूटते तारे जैसा नजारा बनाते हैं। अब सबसे दिलचस्प तथ्य सुनो, अब तक पृथ्वी पर लगभग 50,000 उल्का पिंड मिले हैं और उनमें से पूरे 99.8% का जन्म स्थान सिर्फ और सिर्फ क्षुद्र ग्रह घेरा ही है। यानी हर बार जब तुम आसमान में एक चमकता उल्का देखते हो तो बहुत संभावना है कि वह अरबों साल पुरानी किसी क्षुद्र ग्रह टक्कर का छोटा सा टुकड़ा हो, जिसने करोड़ों किलोमीटर का सफर तय करके हमारी धरती का दरवाजा खटखटाया हो। सन 1918 में जापानी खगोल शास्त्री क्योत्सुगु हिरायामा ने यह देखा कि कुछ क्षुद्र ग्रहों की कक्षाएं, ऑर्बिट्स, आपस में बहुत मिलती जुलती हैं। उनके सेमी मेजर एक्सिस, एक्सेंट्रिसिटी और ऑर्बिटल इंक्लिनेशन जैसे पैमानों में समानता थी। इसका मतलब था कि ये क्षुद्र ग्रह किसी बड़े पिंड के टूटने के बाद बने थे। हिरायामा ने इसे एस्टेरॉयड फैमिलीज यानी क्षुद्र ग्रह परिवार के रूप में पहचाना। आज हम जानते हैं कि क्षुद्र ग्रह घेरे में लगभग 1/3 क्षुद्र ग्रह किसी न किसी परिवार के सदस्य हैं। ये परिवार सिर्फ कक्षाओं में नहीं बल्कि स्पेक्ट्रल फीचर्स में भी समान होते हैं, यानी रासायनिक संरचना और सतही गुण भी मिलते जुलते होते हैं। वैज्ञानिक इन तत्वों के ग्राफिकल विश्लेषण से यह पहचान सकते हैं कि कौन से क्षुद्र ग्रह एक ही परिवार के हैं। कुल मिलाकर लगभग 20 से 30 प्रमुख परिवार पहचाने जा चुके हैं और कुछ छोटे समूह या क्लस्टर भी हैं जिनकी पहचान कम निश्चित है। कुछ सबसे प्रमुख परिवारों में शामिल हैं फ्लोरा, यूनोमिया, कोरोनिस, इयोस और थेमिस। उदाहरण के लिए फ्लोरा परिवार अपने 800 से ज्यादा सदस्यों के साथ सबसे बड़े परिवारों में से एक है और माना जाता है कि यह 1 अरब साल से भी कम पहले किसी टक्कर के कारण बना था। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह जो वास्तव में किसी परिवार का सदस्य है वह है चार वेस्टा। वेस्टा परिवार शायद उस समय बना जब वेस्टा पर कोई बड़ा टक्कर हुआ और एक क्रेटर बना। इसी टक्कर के कारण एच-एड मीटियोराइट्स भी वेस्टा से पृथ्वी तक पहुंचे होंगे। दूसरी ओर कुछ क्षुद्र ग्रह जैसे सीरस परिवारों में शामिल दिखाई देते हैं, लेकिन वे वास्तव में परिवार के इंटरलोपर होते हैं, यानी उनमें मूल संबंध नहीं होता। क्षुद्र ग्रह घेरे में 3 प्रमुख धूल की पट्टियां भी पाई गई हैं, जिनकी कक्षाएं इयोस, कोरोनिस और थीमिस परिवारों के समान हैं। इसलिए वैज्ञानिक मानते हैं कि ये धूल इन परिवारों से संबंधित हो सकती है। इसके अलावा लेट हेवी बॉम्बार्डमेंट के बाद मुख्य क्षुद्र ग्रह बेल्ट की स्थिति पर बड़े सेंटोर्स और ट्रांस नेप्ट्यूनियन ऑब्जेक्ट्स TNOs का असर पड़ा। जब ये पिंड आंतरिक सौरमंडल में प्रवेश करते हैं तो वे मुख्य बेल्ट के क्षुद्र ग्रहों की कक्षाओं को बदल सकते हैं। पहली नजर में यह सिर्फ पत्थरों का ढेर लग सकता है, लेकिन असलियत में यह सौरमंडल का एक बेहद महत्वपूर्ण और जीवंत हिस्सा है जो हमें हमारी सौर प्रणाली की प्राचीन कहानियां बताता है।
यहां मौजूद अधिकांश क्षुद्र ग्रह मूल रूप से अरबों साल पुराने पिंड हैं, जिन्हें हम लगभग वैसा ही मान सकते हैं जैसे कोई समय के गवाह। इनकी रचना, सतह और संरचना हमें यह समझने में मदद करती है कि कैसे ग्रहों का जन्म हुआ, सौरमंडल का गठन कैसे हुआ और किस तरह की टक्करें और बदलाव यहां प्राचीन समय में लगातार होते रहे। इसके अलावा यह घेरे धातु और दुर्लभ खनिजों का खजाना भी है। एम टाइप क्षुद्र ग्रहों में लोहे, निकल और अन्य धातुएं भरपूर हैं और भविष्य में जब इंसान अंतरिक्ष खनन, स्पेस माइनिंग की दिशा में कदम बढ़ाएगा तो ये बेल्ट शायद हमारे लिए संसाधनों का सबसे बड़ा स्रोत साबित होगा। सोचो, अरबों किलोमीटर दूर ऐसे पत्थर हैं जिनमें पृथ्वी की कमी वाले खनिज मौजूद हैं और ये समय आने पर मानवता के लिए अमूल्य हो सकते हैं। बाहरी बेल्ट में कुछ क्षुद्र ग्रह और मुख्य बेल्ट धूमकेतु बर्फ से भरे होते हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि अरबों साल पहले इनसे पृथ्वी तक पानी पहुंचा होगा और शायद यही हमारे महासागरों का असली स्रोत रहा। सोचो, आज हमारे समुद्र और नदियां जो जीवन का आधार है, उनका जल किसी प्राचीन क्षुद्र ग्रह या धूमकेतु की देन हो सकता है। क्षुद्र ग्रहों की टक्करें और टूटते टुकड़े कभी कभी मीटियोरॉइड्स बनकर पृथ्वी तक पहुंचते हैं। रात के आकाश में गिरते हुए तारे की तरह ये दिखते हैं और कभी कभी ये वैज्ञानिक नमूने और मिट्टी के टुकड़े भी धरती पर छोड़ जाते हैं। अब तक पाए गए लगभग 50,000 उल्का पिंडों में से अधिकांश, लगभग 99.8% इसी बेल्ट से आए हैं। यानी हर बार जब तुम रात में एक चमकता हुआ उल्का देखते हो तो उसकी कहानी अरबों साल पुराने क्षुद्र ग्रहों के टकरावों तक जाती है और यह केवल इतिहास तक सीमित नहीं है। क्षुद्र ग्रह बेल्ट वैज्ञानिक अनुसंधान और अंतरिक्ष मिशनों का भी केंद्र बना हुआ है। मिसाल के तौर पर डॉन मिशन ने सिरिस और वेस्टा को देखा और उनकी रचना, सतह और तापमान का अध्ययन किया। इससे हमें यह समझने में मदद मिली कि ग्रह और क्षुद्र ग्रह कैसे विकसित होते हैं, उनकी सतह पर क्या क्या प्रक्रियाएं होती हैं और उनके अंदर का संरचनात्मक खेल कैसा होता है। इसके साथ ही बेल्ट में टकराव और छोटे कणों से निकलने वाली धूल मिलकर रात के आकाश में हल्की रोशनी पैदा करती है, जिसे हम ज़ोडिएकल लाइट के रूप में देखते हैं। यह सिर्फ एक सुंदर दृश्य नहीं, बल्कि यह हमें अंतरिक्ष की गतिशीलता, सौरमंडल में धूल के व्यवहार और सूर्य की किरणों के प्रभाव का वास्तविक अनुभव भी देती है। और सोचो, यह घेरे सौरमंडल की सुरक्षा का काम भी करता है। इसकी टक्करें और गुरुत्वाकर्षण सूर्य और बृहस्पति के बीच संतुलन बनाए रखते हैं। कभी कभी बड़े पिंडों के रास्ते बदलकर पृथ्वी की ओर आने वाले खतरों को रोकते हैं और कभी कभी छोटे टुकड़ों के रूप में पृथ्वी तक पहुंचने देते हैं, जिससे हमें नए वैज्ञानिक तथ्य और प्राचीन सौरमंडल के रहस्य मिलते हैं। तो समझो कि क्षुद्र ग्रह घेरे का महत्व सिर्फ पत्थरों का ढेर होना नहीं है। यह इतिहास की किताब है, जीवन के जल का संभावित स्रोत है, भविष्य के खनिज खजाने का संकेत है, आकाशीय रोशनी और अंतरिक्ष की गतिशीलता का सबूत है और साथ ही यह हमें सौरमंडल की संरचना और सुरक्षा का वास्तविक अनुभव भी देता है। अरबों सालों से चलते यह खेल, टक्करें, टूटना मिलना और धूल का फैलना इसे सिर्फ स्थिर नहीं बल्कि एक जीवंत, सक्रिय और रहस्यमयी स्थान बनाता है। चलिए एक काल्पनिक मिशन की कल्पना करते हैं जिसमें हम एस्टेरॉयड बेल्ट की ओर जाते हैं। तैयार है एस्टेरॉयड बेल्ट की खोज का प्लान, बिना किसी रोक टोक के, सीधा और झकास। अरे यार, ये एस्टेरॉयड बेल्ट कोई खाली जगह नहीं, ये तो अपने सौरमंडल का खजाना है, जैसे कोई पुरानी तिजोरी जिसमें सारे राज बंद हों। तो हमारी टीम ने सोचा, क्यों ना इस तिजोरी को खोला जाए और देखा जाए कि अंदर क्या छुपा है। हमारा मिशन गदर 2.0 है, जो किसी भी बॉलीवुड मूवी से कम नहीं है। हमारा सबसे पहला काम है एक सुपरस्टार एस्टेरॉयड चुनना। कोई भी ऐरा गैरा पत्थर नहीं चलेगा। हमें वो चाहिए जो सबसे ज्यादा रहस्यमयी हो, जैसे कि 16 साइकी, जो सुनने में आया है कि पूरा का पूरा धातु का बना है, या फिर सेरेस,
जो एक बौना ग्रह है और जिस पर पानी भी हो सकता है। तो पहले हम धरती से ही अपनी सबसे बड़ी और बेस्ट दूरबीनें जैसे कि जेम्स वेब से उसकी कुंडली निकालेंगे, उसका साइज, उसकी स्पीड, उसका घूमना, सब कुछ। हमें तो उसकी एक एक हरकत पता होनी चाहिए, जैसे कोई जासूस किसी बड़े अपराधी पर नजर रखता है। जब हमारा सुपरस्टार एस्टेरॉयड लॉक हो जाएगा, तब हम लॉन्च करेंगे अपना रॉकेट गदर 2.0। यह रॉकेट कोई साधारण रॉकेट नहीं है, यह सुपर स्मार्ट है और सीधा अपनी मंजिल की तरफ जाएगा बिना किसी ब्रेक के। रास्ते में यह सूरज की रोशनी से चार्ज होता रहेगा और एस्टेरॉयड बेल्ट की सारी बाधाओं को पार करता हुआ पहुंचेगा। और जब वो पहुंचेगा तब शुरू होगा असली खेल। गदर 2.0 अपना पूरा हथियारों का जखीरा खोल देगा। इसमें होगा एक लेजर स्कैनर जो एस्टेरॉयड का 3D मैप बनाएगा, एक स्पेक्ट्रोमीटर जो बताएगा कि वो किस चीज से बना है, और एक मैग्नेटोमीटर जो धातु का पता लगाएगा। पर सबसे खास होगा हमारा नन्हा रोबोट जो अपनी पूरी टीम के साथ एस्टेरॉयड पर उतरेगा और एक ड्रिल मशीन से उसका सैंपल लेगा। यह रोबोट ऐसे काम करेगा जैसे कोई आर्टिस्ट कोई नाजुक स्कल्पचर बना रहा हो, क्योंकि जरा सी भी गलती पूरे मिशन को चौपट कर सकती है। सैंपल लेने के बाद वह उसे एक खास कंटेनर में सील कर देगा जो वापस धरती पर आने के लिए तैयार होगा। यह कंटेनर एक छोटे रॉकेट में बंद होकर वापस धरती की ओर आएगा और फिर शुरू होगी ग्रैंड फिनाले। जब यह कंटेनर हमारे लैब में पहुंचेगा तो हमारे वैज्ञानिक किसी बच्चे की तरह उत्साहित होंगे, जैसे कोई नया खिलौना मिला हो। हम उस सैंपल की एक एक चीज का विश्लेषण करेंगे। क्या उसमें सोना है, चांदी है, या फिर कोई ऐसी धातु जिसका हमने कभी नाम भी नहीं सुना? क्या पता हमें कोई ऐसा सूक्ष्म जीव मिल जाए जो बिना हवा और पानी के भी जिंदा रह सकता है। यह सब कुछ हमारे भविष्य को बदल सकता है। ये सिर्फ चट्टाने नहीं हैं बॉस, ये तो ब्रह्मांड के राज हैं और हम उन्हें ढूंढने जा रहे हैं। और पता है इसके बाद क्या होगा? जब हमारे वैज्ञानिक वो सैंपल देखेंगे और कहेंगे, अबे ये तो शुद्ध प्लैटिनम है, तो भैया दुनिया में टहलका मच जाएगा। सोचो, अगर एक छोटे से एस्टेरॉयड पर इतनी प्लैटिनम मिल जाए तो हमारी धरती की सारी जरूरतें पूरी हो जाएंगी। उस दिन से दुनिया की अर्थव्यवस्था ही बदल जाएगी। पर हमारा मिशन यहां खत्म नहीं होता। गदर 2.0 तो सिर्फ एक झांकी थी, असली पिक्चर तो अभी बाकी है। इस खोज के बाद हम लॉन्च करेंगे गदर 3.0 द माइनिंग मैन। ये कोई सैंपल कलेक्ट करने वाली फ्लाइट नहीं होगी, बल्कि एक पूरी रोबोटिक फैक्ट्री होगी। यह फैक्ट्री सीधे एस्टेरॉयड पर लैंड करेगी। और हां, इस बार कोई नन्हा रोबोट नहीं, बल्कि बड़े बड़े माइनिंग रोबोट होंगे जो एस्टेरॉयड को धीरे धीरे तोड़ेंगे और उसमें से प्लैटिनम या जो भी बेशकीमती धातु मिले उसे निकालेंगे। फिर उसी जगह पर अंतरिक्ष की भट्टी में उसे पिघलाकर शुद्ध करेंगे और छोटे छोटे ईंटों में बदल देंगे। ये अंतरिक्ष की ईंटें फिर वापस धरती पर भेजी जाएंगी। यह सब कोई साइंस फिक्शन की कहानी नहीं है, बल्कि हमारे भविष्य का पहला कदम है। एस्टेरॉयड बेल्ट सिर्फ धातु की खान नहीं, बल्कि हमारे लिए अंतरिक्ष में घर बनाने का रास्ता भी है। जब हमारे पास ढेर सारी धातु और पानी होगा तो हम बड़े बड़े अंतरिक्ष स्टेशन बना सकते हैं, मंगल ग्रह पर शहर बसा सकते हैं और फिर पूरे सौरमंडल में फैल सकते हैं। यह एस्टेरॉयड बेल्ट हमारी पूरी मानव जाति के लिए एक हाईवे बन जाएगी, जिस पर चलकर हम अपने ब्रह्मांडीय सपनों को पूरा करेंगे। तो ये सिर्फ एक मिशन नहीं है यार, ये हमारी किस्मत को बदलने की कोशिश है। हम सिर्फ चट्टाने नहीं देख रहे, हम अपनी अगली पीढ़ी के लिए एक नया घर, एक नया भविष्य बना रहे हैं। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि अगला स्टॉप एस्टेरॉयड बेल्ट है।